जादुई 3 घड़े। हीरापुर नाम के गांव में शांता नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी पोती राधा के साथ रहा करती थी। राधा 10 साल की थी तभी उसके माता पिता गुजर गए थे। तभी से शांता उसकी अच्छी तरह से देखभाल किया करती थी। शांता की उम्र बढ़ जाने के कारण उससे अब ज्यादा काम नहीं होता था। फिर भी अपनी पोती के पढ़ाई के लिए शांता काम किया करती थी। एक दिन शांता राधा से, राधा थोड़ा पानी तो लाना। ये लो दादी पानी। क्या हुआ दादी, तुम बड़ी थकी हुई लग रही हो। बिटिया, अब बुढ़ापे की वजह से बहुत थकान महसूस होती है। अब मुझसे काम नहीं होता। दादी, मैं बड़ी बन के जब डॉक्टर बनूंगी तो मैं तुम्हें कुछ भी काम नहीं करने दूंगी, तब तुम आराम करना। शांता उसकी बातों पर हंसती है और राधा को गले लगाकर कहती है, तू बड़ी बन के जब डॉक्टर बन जाएगी तब गरीबों की खूब सेवा करना। हाँ दादी। ऐसे ही राधा और शांता के दिन आराम से बीत रहे थे। तभी एक दिन शांता की तबीयत बहुत खराब हो गई। शांता को बहुत तेज बुखार होने के कारण उसे बिस्तर से उठा ही नहीं जाता था। उसकी ये हालत देख राधा शांता से, दादी, आपको कितना बुखार है, आप ये दवाई लो और आराम करो। काम पर कौन जाएगा राधा, मुझे उठने दो। दादी, मैं सोच रही हूँ कि आज से मैं आपका काम करने जाया करूँगी। राधा, तुम इतना सारा काम कैसे करोगी? तुम्हें तो सारे काम भी नहीं आते। दादी, मैं सब काम कर लूँगी, आप चिंता मत करो। ठीक है राधा। अगले दिन राधा काम करने के लिए चली जाती है। तभी राधा मालकिन से, मालकिन, आज से मेरी दादी की जगह मैं काम करने आया करूँगी। ठीक है, आज से तुम काम शुरू कर दो। जी मालकिन, मुझे क्या काम करना पड़ेगा? तुम्हें कपड़े, बर्तन, झाड़ू लगाना, ये सब काम करने पड़ेंगे। सब काम अच्छी तरह से करना। जी मालकिन। ऐसा कहकर राधा काम करने लग जाती है। घर का सारा काम करते करते वो बहुत थक जाती है। सारा काम खत्म हो जाने के बाद मालकिन उसके हाथ में 100 रुपए की नोट रखती है और कहती है, राधा, ये लो आज के तुम्हारे काम के पैसे। मालकिन, इतने ही? दादी को तो आप ज्यादा पैसे देती थी। क्योंकि तुम्हारी दादी काम भी उतना साफ सुथरा किया करती थी, इसीलिए तुम्हें इतने ही रुपए मिले। राधा चुपचाप वहां से पैसे लेकर चली जाती है। राधा हर रोज अपना काम करके बहुत थक जाया करती थी। थकावट की वजह से राधा की पढ़ाई भी नहीं हुआ करती थी। ये सब देख दादी बहुत दुखी होती थी। एक दिन राधा काम खत्म करके घर जा रही थी। तभी उसे चक्कर आने की वजह से राधा एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस रास्ते से बहुत लोग आ जा रहे थे। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर राधा से पूछता है, क्या हुआ बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम अकेली इस पेड़ के नीचे बैठी हो? राधा उस बूढ़े आदमी को देखकर कहती है, मैं ठीक हूँ बाबा, थोड़ी चक्कर आ रही थी इसीलिए मैं यहाँ बैठ गई। बूढ़े आदमी ने अपने पास के घड़े से थोड़ा पानी राधा को पीने के लिए दिया। राधा ने घड़े में से पानी पी लिया और उसे कहने लगी, धन्यवाद बाबा, अब मुझे अच्छा लग रहा है। बेटी, ये घड़ा तुम रख लो, ये तुम्हारी बहुत सहायता करेगा। ये घड़ा मेरी क्या सहायता करेगा बाबा? बेटी, ये घड़ा कोई साधारण घड़ा नहीं है, ये एक जादुई घड़ा है। इससे तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या ये घड़ा सच में जादुई है? हाँ बेटी, इस घड़े से तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है बेटी, अब मैं चलता हूँ, तुम इस घड़े को संभाल कर रखना। धन्यवाद बाबा। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है और राधा घड़ा लेकर अपने घर चली आती है। घर आते ही राधा दादी को घड़ा दिखाती है और उससे कहती है कि दादी, मुझे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले थे, उन्होंने ये घड़ा दिया है। ये घड़ा जादुई है, इससे मैं जो भी मांगूंगी वो मुझे मिल जाएगा। राधा, सच में ये घड़ा जादुई है? हाँ दादी, चलो मैं इससे कुछ मांग कर देखती हूँ। ऐसा कहकर राधा उस घड़े से खाना मांगती है। हे जादुई घड़े, मुझे मेरे लिए और मेरी दादी के लिए खाना चाहिए। ऐसा कहते ही राधा के सामने खाने के पकवान थालियों में सज कर आ जाते हैं। उन्हें देख राधा और दादी बहुत खुश हो जाते हैं। उस दिन राधा और दादी भर पेट खाना खाते हैं
और रात के समय उस घड़े के पास राधा जाकर, हे जादुई घड़े, मुझे इस जादुई घड़े जैसे और 2 जादुई घड़े चाहिए जो हमारी इच्छा पूरी करे। ऐसा कहकर राधा सो जाती है। सुबह उठकर राधा जब देखती है तो उसके सामने जादू के 3 घड़े थे। एक घड़े में सोना, दूसरे घड़े में चांदी के सिक्के और तीसरा घड़ा मोतियों से भरा हुआ था। ये सब देख राधा बहुत खुश हो जाती है और उस दिन से राधा ने बाहर काम करना छोड़ दिया। अपनी दादी के साथ राधा अब खुशी खुशी रहा करती थी। राधा अब पढ़ाई बहुत मन लगाकर किया करती थी और गरीबों की सहायता भी किया करती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, हमें उस परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। श्यामपुर नाम के नगर में रमा नाम की एक औरत रहा करती थी। वो बहुत ही दयालु किस्म की थी। उसके पड़ोस में सुधा नाम की औरत रहा करती थी। उसका स्वभाव भी बहुत सरल था। उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। वो दोनों कुछ न कुछ कारण से एक दूसरे से मिला करती थी। वो एक दूसरे से बहुत अच्छा व्यवहार किया करती थी। बाजार में अगर जाना हो तो दोनों साथ में ही जाया करती थी। दोनों एक दूसरे की अच्छी सहेलियां थी। रमा का पति सुमित बैंक में मैनेजर था और सुधा का पति संदीप एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था। दोनों भी अच्छे पड़ोसी थे। एक दिन रमा सुधा से, सुधा कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ रमा, क्या कह रही हो? सुधा, मैं बाजार जाने वाली हूँ, तुम भी मेरे साथ बाजार आओगी? रमा, मुझे भी थोड़ी सब्जियाँ लानी है, मैं भी आऊँगी तुम्हारे साथ। कब जाना है? शाम के समय बाजार जाकर आएंगे। ठीक है। चलो फिर मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं। ऐसा कहकर रमा अपने घर चली जाती है और सुधा अपना काम करने में व्यस्त हो जाती है। अब शाम को दोनों भी साथ में बाजार चली जाती है और दोनों सब्जियां खरीदकर घर चली आती है। अब एक दिन सुधा की बच्ची श्वेता को बहुत तेज बुखार आता है तो सुधा उसे अस्पताल में लेकर चली जाती है। अस्पताल में जाते ही श्वेता का इलाज शुरू हो जाता है। सुधा डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को क्या हुआ है? इसे इतना तेज बुखार क्यों आया है? जरा देखिए ना। मुझे चेक करने दीजिए। डॉक्टर श्वेता को चेक करते हैं और बताते हैं कि मैडम, इसे तेज बुखार होने के कारण हमें इसे एडमिट करना पड़ेगा, तभी हम इसका अच्छे से इलाज कर पाएंगे और इनकी तबीयत में सुधार ला पाएंगे। ठीक है डॉक्टर, मैं इसे एडमिट करवा देती हूँ। ऐसा कहकर सुधा श्वेता को एडमिट करवा देती है और बाहर अपने पति के साथ इंतजार करती है। अब कुछ समय में रमा भी सुधा की बच्ची को देखने चली आती है। तभी रमा सुधा से, सुधा, अब कैसी तबीयत है श्वेता की? मुझे जैसे ही पता चला मैं यहाँ चली आई। रमा, डॉक्टर ने कहा है कि उसे एडमिट करवा दीजिए, तभी उसके तबीयत में सुधार आ जाएगा। श्वेता को अब एडमिट करवाया है तो तुम यही रुको, मैं तुम दोनों का टिफिन लेकर आती हूँ। अरे रमा, रहने दो, मैं घर आकर बनवा लूंगी। अरे मैं अभी थोड़ी देर में बनवा के लाती हूँ, तुम यही रुको श्वेता के साथ। ठीक है। ऐसा कहकर रमा घर चली जाती है। घर जाते ही रमा टिफिन बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में वो खाना बनाकर तैयार कर लेती है और अपने पति के साथ टिफिन भिजवा देती है और वो घर के काम करने में व्यस्त हो जाती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके घर में सब्जियां ही नहीं है। वो बाजार जाकर सब्जियां लेने चली जाती है। तभी बाजार में एक बूढ़ी औरत मटर बेच रही थी। वो बूढ़ी औरत, मटर ले लो मटर। बेटी, ताजे मटर है, तुम ले लोगी तो मेरे सारे मटर खत्म हो जाएंगे। माँ जी, मुझे 1 किलो मटर दे दीजिए। अभी देती हूँ। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत रमा को 1 किलो मटर नाप के देती है। रमा मटर और कुछ सब्जियां लेकर घर चली आती है। तभी रमा सारी सब्जियां तोड़ने लगती है। थोड़ी देर बाद रमा मटर छीलने बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके मटर के दाने पीले पीले दिखाई दे रहे हैं। वो सभी मटर के दाने निकाल कर देखती है तो उसे सारे मटर के दाने एक जैसे ही दिखते हैं और सभी दाने पीले रंग के होते हैं। रमा वो दाने हाथ में उठाकर देखती है तो उसे लगता है कि ये दाने सोने के हैं। ये मटर के दाने सच में सोने के तो नहीं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सब मटर सोने के हैं। ऐसा हुआ तो कितना अच्छा होगा। रमा ऐसा सोच ही रही थी तभी रमा का पति सुमित घर में आ जाता है और देखता है कि मटर के दाने पीले रंग के हैं। तभी वो रमा से, अरे रमा, इन मटर के दानों को तुमने क्या किया है? ये ऐसे क्यों दिख रहे हैं?
मैंने इन्हें कुछ नहीं किया है। ये सोने के मटर के दाने हैं जो कि मुझे एक बूढ़ी औरत ने दिए हैं। क्या तुम सच कह रही हो? ये सोने के दाने हैं, मुझे देखने दो। ऐसा कहकर सुमित वो मटर के दाने देखता है और बोलता है कि रमा, सच में ये सोने के दाने हैं। ये मिलने की वजह से हमारी किस्मत चमक उठी है। ये अब मैं अलमारी में रख देता हूँ। ऐसा कहकर सुमित सारे मटर के दाने अलमारी में रख देता है। अब ये खबर सारे गांव में पहुंच गई थी कि रमा को बाजार में एक बूढ़ी औरत ने सोने के मटर बेचे। अब सभी लोग बाजार में जाकर सोने के मटर मिलते हैं क्या देख रहे थे, मगर उन्हें किसी को भी सोने के मटर नहीं मिलते। उसी बीच सुधा की बच्ची की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। अब सुधा को हर रोज ढेर सारे पैसे लग रहे थे। एक दिन सुधा रमा से, अरे रमा, श्वेता को बहुत पैसे लग रहे हैं। मैं इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करूँ? ये भी पैसों का देख रहे हैं मगर कुछ नहीं हो रहा। हमारे पास के सब पैसे खत्म हो गए हैं। मैं अब क्या करूँ रमा? अरे सुधा, तुम मायूस मत हो, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकल ही आएगा। और हम है ना, तुम सिर्फ श्वेता की ओर ध्यान दो, बाकी का हम सब देख लेंगे। रमा सोच में डूब जाती है और उसे एक रास्ता मिल जाता है। वो घर आकर सुमित से पूछती है कि अजी, मैं सोच रही थी कि अगर हम सुधा बहन को थोड़ी मदद कर दे तो अच्छा होगा। उसे पैसों की बहुत जरूरत है। अरे तुम सही कह रही हो, मगर हम इतने पैसे कहाँ से लाए? हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अजी, मेरा ऐसा विचार है कि हम हमारे पास के थोड़े सोने के मटर अगर सुधा को दे दे तो उसकी मदद हो जाएगी। तुम ऐसा ख्याल मन में भी नहीं लाना, समझी? वो मटर के दाने हमारे हैं, हमें बुढ़ापे में काम आएंगे। जी ठीक है। ऐसा कहकर रमा अपना काम करने चली जाती है, मगर उसके मन में सुधा को मदद करने की चाह थी। रमा मन ही मन कुछ सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक अच्छी कल्पना आती है। रमा खुद से ही, अगर मैं इस मटर के दाने को सुनहरा कलर दूं तो असली और नकली का फर्क ही नहीं पता चल पाएगा और सुधा की मदद भी हो जाएगी। ऐसा मन में सोचकर रमा बाजार चली जाती है और वहां से कलर खरीद लाती है। घर आकर उन सोने के मटर में से कुछ दाने निकालकर उसमें हरे मटर के दाने सुनहरे रंग के करके उस सोने के मटर में डाल देती है और कुछ सोने के मटर निकालकर अपने बैग में भर लेती है और टिफिन लेकर अस्पताल में चली जाती है। अस्पताल में जाकर रमा सुधा से, अरे सुधा, मैंने तुम्हारे लिए टिफिन लाया है, तुम सब खाना खा लो। और ये लो सोने के मटर के दाने, इससे तुम श्वेता का इलाज करवा सकती हो। अब तुम्हारा टेंशन भी खत्म हो जाएगा। अरे रमा, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लिया होता। तुमने खामखा खुद को तकलीफ दी। अरे सुधा, दोस्त ऐसे समय में ही तो काम आते हैं। अब तुम कुछ मत कहो, ये सोने के मटर ले लो और श्वेता का अच्छी तरह से इलाज करवा लो। हाँ रमा, तुम मेरी सच में अच्छी सहेली हो जिसने मेरी ज़रूरत के समय मदद की। ऐसा कहकर सुधा और रमा गले लग जाती है। अब सुधा श्वेता का अच्छी तरह से इलाज करवाती है और कुछ दिनों बाद श्वेता अच्छी होकर घर वापस आ जाती है। अब सुधा और रमा खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की जरूरत के समय हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। हमेशा जरूरतमंदों की मदद करें।